हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज किसी वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें जो शेष बच गया था सवाल, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज किसी वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों में 55% महिलाएं हैं तो उत्पादन खरीदने वाली महिलाओं की संख्या का उत्पादन खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है। यानी कि उत्पाद खरीदने वाले में 55% महिला है। जब 55% महिला है तो पुरुष कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 45%। और इन्हीं का अनुपात पूछा है, ये हो जाएगा 11 पाँचे 55 और ये 9 पाँचे 45। यानी कि उत्पाद खरीदने वाले महिलाओं की संख्या का उत्पाद खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से अनुपात 11:9 है। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि d-3n बटा में 7n-d बराबर में 1 है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा n के संबंध में d का वर्णन करता है। यानी कि दिया है यहाँ से d-3n बटे में दिया है 7n-d बराबर का 1। यहाँ से हो जाएगा d-3n और ये भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। यानी कि 7n-d, तो d को एक तरफ लेकर जाएंगे और n को एक तरफ लेकर जाएंगे। ये माइनस का d है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का d। यानी कि d प्लस d और बराबर में हो जाएगा 7n प्लस का 3n। यानी कि 2d बराबर में यहाँ से हमारा हो जाएगा 10n। यानी कि d बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 5n। क्योंकि n के संबंध में d का वर्णन कितना है, क्योंकि d जो है वो n का 5 गुना है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माना किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष जो है वो 4,3 है, 7-1 तथा 9,3 है, तब त्रिभुज वो कौन सा है। तो यहाँ से दिया है वो त्रिभुज है। मान लेते कि ABC कोई त्रिभुज है जिसमें कि दिया इनके शीर्षों का निर्देशांक, यानी एक दिया है 4,3, दूसरा दिया है 7,-1 और तीसरा दिया है 9,3। तो दोस्तों ये कौन सी त्रिभुज है, इसका पता लगाने के लिए हमको इसका पहले भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो भुजा ज्ञात करने के लिए यानी कि ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा AB, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ से हो जाएगा 7-4 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा -1 -3 का स्क्वायर। ये रूट में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से हो जाएगा -1 और -3 यानी कि -4, तो -4 का स्क्वायर 16। यहाँ से अंडर रूट का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट का 25, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। क्योंकि ये भुजा जो आ गया हमारा वह 5 हो गया। ठीक उसी प्रकार निकालेंगे BC बराबर में हो जाएगा अंडर रूट का 9 - 7 का स्क्वायर और प्लस का 3 -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 9 - 7 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में हो जाएगा 3 और माइनस प्लस यानी कि 4 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा ये 16, यानी कि अंडर रूट का 16 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट का 20, यानी कि अंडर रूट 20 का मान कितना होता है, यह होता है 2√5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जा आ गया, बी और सी के बीच की दूरी वो 2√5 आ गया। अब निकालते हैं AC। यहाँ से AC बराबर में हो जाएगा अंडर रूट का 9 - 4 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 3 - 3 का स्क्वायर। ये दोस्तों हो जाएगा 9 - 4 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और प्लस का 3 - 3 यानी कि 0 का स्क्वायर 0 होता है।
यहाँ से हमारा आ जाएगा AC बराबर में √25, तब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। यानी कि ये जो आ गया भुजा हमारा ये 5 आ गया। यानी कि AB और AC बराबर है। तो जब AB और AC बराबर है तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोण x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दिया है यहाँ से कोई वृत्त है जिसमें कि ABC एक त्रिभुज है। क्या दोस्तों यहाँ से हम A से O पर एक रेखा खींचते हैं। जब दोस्तों ये यहाँ से रेखा खींचेंगे तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ये त्रिज्या हो गया। जब ये त्रिज्या हो गया तो ये भी त्रिज्या हो गया और ये भी त्रिज्या हो गया, क्योंकि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि जब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। और उसी प्रकार जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये जब ये कोण बराबर है तो ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 20 डिग्री। यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा कोण BAC बराबर में हमारा आ जाएगा 30 और प्लस का 20 यानी कि 50 डिग्री। तो पूछा है कोण x का मान, यानी कि कोण BOC का मान पूछा है। यानी कि कोण BOC बराबर में हो जाएगा 2 कोण A, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये कोण BOC बराबर में हो जाएगा 2 गुने में 50 यानी कि 100 डिग्री। तो कोण BOC कितना है? x है। यानी कि x का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को कुछ पानी से भरे हुए बेलनाकार पात्र में डाला गया। बेलनाकार पात्र का व्यास जो है वो 12 सेंटीमीटर है। यदि पानी का तल इतना ऊंचा उठा कि वह गेंद को केवल डुबो पाया तब उठे पानी का स्तर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ से हमारा एक बेलनाकार पात्र है जिसमें कि पानी भरा है और उसमें एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला डाला जाता है। यहाँ से हो जाएगा बेलन का त्रिज्या कितना दिया है? यह दिया है व्यास 12 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और गोला की त्रिज्या दिया है, गोला की त्रिज्या बराबर में दिया है, इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं। यानी कि जब गोला डाला जाता है इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास वाला, इसका पानी का स्तर कितना उठा है, यानी कि ऊंचाई कितना है। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ से बेलन की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा यानी कि पात्र की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा गोला का आयतन यानी कि 4/3 πr³ और बटे में हो जाएगा πr²। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा 4/3 इंटू में गोला की त्रिज्या कितना है? 3 है, क्योंकि 3 गुने में 3 गुने 3 और बटे में हो जाएगा बेलन की त्रिज्या कितना है? 6, क्योंकि 6 गुने में 6, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तितरी का 9, 9 चौके 36, क्योंकि 36 और बटे में हो जाएगा 36। यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा बेलन की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। यानी कि जब 6 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला को पात्र में डाला जाएगा तो इसका ऊंचाई जो हो जाएगा वह 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इतना कोई संख्या है उसको 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 8 से विभाजिता का नियम क्या है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 8 से विभाजिता का नियम जो है 8 से विभाज्यता का नियम जो है वह है कि अगर संख्या का अंतिम 3 अंक, क्योंकि संख्या का अंतिम 3 अंक और 8 से विभाज्य है तो वो संख्या विभाज्य है। यहाँ से 3 अंक कितना है? 930 है।
यानी कि 8 से अगर 930 को भाग देंगे तो यहाँ से शेषफल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, यानी कि 8, 13, 1 यानी कि 50, यहाँ से 8 छक 48। जब 48 करेंगे तो यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा हमारा, 2 बच जाएगा। यानी कि इतना संख्या जो है उसको 8 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा 2 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतीश जो है वो 16,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करता है और ब्याज के रूप में 4800 रुपये प्राप्त करता है। यदि वह कुल मिश्र धन यानी मूलधन प्लस ब्याज को एक योजना में निवेश करता है जो पूर्व दर से 5% अधिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करती है, तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद सतीश द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना है। यानी कि यहाँ से दिया है P बराबर में 16,000 रुपया और T बराबर में दिया है 2 वर्ष और SI बराबर दिया है 4800 रुपया। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जानते हैं कि SI बराबर में होता है PR T बटे में 100। तो यहाँ से SI दिया है 4800 रुपया, यानी कि 4800 बराबर में हो जाएगा P 16,000 रुपया इंटू में R नहीं दिया है और T दिया है 2 वर्ष और बटे में हो जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट और ये 16 30 480 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, ये हमारा आ गया 15%। ठीक है, और बाद में बोल रहा है कि यदि वह कुल मिश्र धन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, यहाँ से मिश्र धन कितना हो जाएगा, कि अमाउंट यहाँ से हो जाएगा 16,000 और ब्याज कितना है 4800 है, यानी कि 4800 यहाँ से हमारा हो जाएगा मिश्र धन 8 6 4 10 और 1 1 2। मिश्र धन जो है 20,800 यह एक योजना में निवेश करता है, यानी कि यही इसका जो हो जाएगा यह P हो जाएगा, यानी कि मूलधन हो जाएगा। और रेट कितना हो जा रहा है, रेट हो जा रहा है पहले से 5% अधिक, यानी कि 15 से 5 अधिक यानी कि 20%। इसमें बोला है कि 2 वर्ष के बाद, यानी कि T बराबर दिया है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो दोस्तों 20,800 का 20% निकालेंगे, यानी कि यहाँ से CI बराबर निकालेंगे 20,800 का 20,800 का 20% अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि ये हो जाएगा यानी कि 416 4160 रुपया हो जाएगा। 4160 रुपये को 2 बार लिखेंगे और फिर 4160 रुपये को 20% निकालेंगे, यानी कि 4160 रुपये का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि ये हो जाएगा 832 रुपया। यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो यह हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ब्याज पर लगने वाले ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यहाँ से हमारा टोटल हो जाएगा 0 6 6 12 1 1 2 और 1 3 और 4 4 8 और प्लस का 832 रुपया। यहाँ से हमारा आ जाएगा 32 और 20 52 और 8 3 11, यानी कि 9152 रुपया जो है वह उसका ब्याज हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम एक कार्य को 60 दिन में कर सकता है और श्याम राम की तुलना में 25% अधिक कुशल है। यदि दिव्या जो है वो श्याम की तुलना में समान कार्य को 32 दिन अधिक में कर सकती है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से दिया है राम जो है वह एक कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, लेकिन यहाँ से दिया है इनकी क्षमता, यानी कि श्याम जो है वो राम की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो उसको मान लेते हैं कि राम जो है वो 100% करता है, तो श्याम कितना करेगा, ये करेगा 125%। यह एफिशिएंसी है इनकी। यहाँ से हो जाएगा 25 5 125 और ये 25 चौके 100, लेकिन इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है 5:4। इनके टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे अनुसार राम का समय जो है वो 5 है, यानी 5 बराबर में है 60, तो 1 बराबर में हो जाएगा 12, यानी कि श्याम का दिन कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 48 और राम का आ जाएगा 60, जो कि प्रश्न में दिया है।
और फिर आगे बोल रहा है कि दिव्या जो है वो श्याम की तुलना में, यानी कि दिव्या जो है वह श्याम की तुलना में समान कार्य को 32 दिन अधिक दिनों में करती है। यानी कि श्याम का है 48, तो इस 48 से 32 अधिक दिनों में करती है। यानी कि दिव्या के यहाँ से दिन आ जाएगा 48 और 32 80 दिनों में। ठीक है, यानी कि तीनों का यहाँ से दिन आ गया, राम का आ गया 60, श्याम के आ गया 48 और दिव्या के आ गया यहाँ से 80। तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा, इन सभी का कार्य, जो टोटल कार्य बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 60, 48 और 80 का एलसीएम 480। तो जब 480 का एलसीएम हो गया तो राम के कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 और श्याम की कार्य क्षमता आ जाएगा 10 और दिव्या की कार्य क्षमता आ जाएगा 6। ठीक है, इसमें कि बोल रहा है कि तीनों एक साथ कार्य करें, तीनों मिलकर ये एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, यह कर रहे हैं 24 यूनिट मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं। तो एक यूनिट ये मिलकर कितना दिन में कार्य करेंगे, ये करेंगे 1/24। तो करना कितना है 480 यूनिट, क्योंकि 480 बराबर में हो जाएगा 1/24 इंटू में 480, ये कर जाएगा 24 दूनी 48, यानी कि 20 दिन में। क्योंकि वो तीनों मिलकर जो कार्य करेंगे वो 20 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये कोई पाई चार्ट है जिसमें कि प्रश्न पूछा है भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत जो है वो पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है। तो भारत के कुल चावल उत्पादन कितना है, भारत के कुल चावल उत्पादन जो है वो 58.64 है और इसका कितना प्रतिशत पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल कितना उत्पादित कर रहा है 8.09, यानी कि 8.09 जो है वो पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है और इसी को कर देंगे 100 से गुना, तो ये हो जाएगा प्रतिशत, यानी कि पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल प्रतिशत बराबर में हो जाएगा। तो ये दोस्तों कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 809 और बॉटम में हो जाएगा 58.64। ये दोस्तों कट कर आ जाएगा हमारा 13.8, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग में मान दिया है कि 13.5 है और ये 13.8 हमारा आया है और इससे बाकी सब बड़ा हो जा रहा है, नहीं तो छोटा हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित गेहूं की मात्रा अन्य 4 राज्यों जो तालिका में सूचित है कि कुल गेहूं के उत्पादन से कितना अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में उत्पादित गेहूं की मात्रा कितना है, यह है उत्तर प्रदेश में गेहूं की उत्पादित मात्रा 15.97 है, यानी कि यूपी में जो है वो गेहूं का उत्पादन है 15.97 और अन्य 4 राज्यों में कुल गेहूं का उत्पादन कितना है, अन्य 4 राज्यों में गेहूं का उत्पादन जो है वो है 0.81, 3.72, 0.86 और 4.42। इनका जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 6, 9, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1, यहाँ से 4 और 1 5, 8 13, 13 7 20, 20 और 8 28, 28 का 8 हासिल 2, दशमलव है 2 के बाद और फिर 5 4 9, 9.81 है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की मात्रा कितना अधिक है 4 राज्यों से, यह है 15.97 और माइनस का हो जाएगा 9.81, यानी कि 6.16 है, 6.16 मिलियन टन जो है उत्तर प्रदेश के गेहूं वो अन्य 4 राज्यों से अधिक है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तालिका में नहीं दिए गए राज्यों द्वारा गेहूं का उत्पादन जो है तो कुल गेहूं के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। तालिका में नहीं दिए गए राज्य यानी कि कौन सा है, यह संपूर्ण भारत है, इसमें तो कोई वेरीफाई नहीं किया है कि कौन सा राज्य है, यानी कि टोटल कितना है तालिका में नहीं दिए गए राज्यों का, यानी कि नहीं
दिए गए राज्य में जो है गेहूं की मात्रा वह है 44.23 और बोला कि कुल गेहूं के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। और कुल गेहूं कितना है 15.97, 0.81, 3.72, 0.86 और 4.42। यहाँ से हो जाएगा प्रतिशत बराबर में हो जाएगा। पहले इसको हम निकाल लेते हैं कि कितना है। ये हो जाएगा 44.23 और माइनस का हो जाएगा 7, 1 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 और 2 18, यानी कि 18 का 8 हासिल 1 और यहाँ से हो जाएगा 5 8 13, 13 7 20, 20 और 8 28, 28 और 9 37, 37 के साथ हासिल 3 और 2 के बाद दशमलव है तो दशमलव और फिर आ जाएगा 7 3 10, 10 और 15 25। क्या से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23 में से 78 नहीं जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 100, यानी कि 123। तो 123 में से 78 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 83 और 40 123, यानी कि ये हो जाएगा 4 और पॉइंट हो जाएगा। ये कितना बचा? ये बचा 43, क्योंकि 100 दे दिया इधर तो 43 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और 8 33 और 10 43, यानी कि 18.45। यह क्या है? ये तालिका में नहीं दिए गए राज्यों द्वारा गेहूं का उत्पादन है। तो प्रतिशत पूछा है, यहाँ से प्रतिशत निकाल देंगे। प्रतिशत बराबर हो जाएगा 18.45 और नहीं दिए गए राज्यों का कितना है 44.23 है। 44.23 गुने में हो जाएगा 100। यहाँ से हमारा आ जाएगा कट छटकर 41.71, यानी कि लगभग का आ जाएगा 42%। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पूरे भारत में तीनों फसलों को मिलाकर उत्पादन का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश में तीनों फसलों को मिलाकर तो उत्तर प्रदेश में कितना फसल है? 7.18 है, 15.97 है और 2.47 है। क्योंकि यूपी में तीनों फसल कितना है 7.18 और प्लस का 15.97 और प्लस का है 2.76। इनका जो कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 और 8 21 के 1 हासिल 2 9 9 18, 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, ये 3 और 15 18, 18 और 7 25। इनके 25.91 जो है यूपी में तीनों फसल हैं। और भारत में तीनों फसलों को मिलाकर कि भारत में कितना है तीनों फसल मिलाकर यह है 58.64, 44.23 और 12.2। तो इनका जो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि पूरे भारत में इसका हो जाएगा, भारत में इसका हो जाएगा टोटल जो 58.64 प्लस का 44.23 और प्लस का 12.20। ठीक है, इनका जो कितना हो जाएगा, इनका जो हो जाएगा 115.07। तो प्रतिशत पूछा है, जैसे प्रतिशत बराबर निकाल देंगे। यूपी का कितना है 25.91 और पूरे भारत का कितना है 115.07 और गुणे में कर देंगे 100। तो ये हमारा कट छट कर आ जाएगा 22.52%। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत में तीनों फसलों को मिलाकर प्रतिशत उसका है 22.52। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्योंकि उत्तर प्रदेश इन तीनों फसलों के उत्पादन में शीर्ष पर है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश कितना है 7.18 है, फिर 15.97 है और फिर 2.73 है। बाकी सबका जो है वह कम है, यानी कि ये जो है हमारा वो कथन सही है। और दूसरा हम देख लेते हैं चेक करने के लिए, इन तीनों फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। कि मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है 1 2 3 और ये 8, यानी कि ये नहीं है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है कि महाराष्ट्र चावल के उत्पादन सबसे न्यूनतम उत्पादन है। कि महाराष्ट्र कितना है 1.94 है, नहीं है क्योंकि इससे भी कम है हरियाणा का, ये भी गलत हो गया। और चौथा देखते हैं कि गेहूं के उत्पादन में हरियाणा सबसे न्यूनतम उत्पादक है।
गेहूं के उत्पादन में हरियाणा जो है वो न्यूनतम उत्पादक है, नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र इससे भी कम है और मध्य प्रदेश भी इससे कम है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 8 अंकों की संख्या जो है 789 एक्स 53 एक वाई संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। यानी कि कोई संख्या है, वो संख्या है दोस्तों 789 एक्स 531 वाई, और ये जो है वो 72 से विभाज्य है। तो जो दोस्तों 72 से विभाज्य है वो 9 और 8 से भी विभाज्य है, क्योंकि 8 के विभाज्य के नियम अभी हम लोग क्या पढ़े हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह 8 से विभाज्य है। अंतिम का 3 अंक कितना है, यह है 3 1 वाई और बट्टे में 8, इसको भाग देंगे ये हो जाएगा 8 331 वाई, क्योंकि 38 के 24, यहाँ से हमारा आ जाएगा 24 7 31, क्योंकि ये यहाँ से कौन सी संख्या होगी जो 8 से कट जाएगी। तो दोस्तों अगर हम इसमें 2 वाई की जगह पर अगर हम 2 रखेंगे ये हो जाएगा 72, यानी कि 8 9 72, यह कट जाएगा, क्योंकि वाई का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से ये आ जाएगा 2। ठीक है, और अब निकालते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्याओं का योग जो है वो 9 से विभाज्य है, तो वह विभाज्य है। क्योंकि 789 एक्स 531 और वाई की जगह पर कितना निकाले हैं 2 है। अगर यह संख्या का योग जो है वो 9 से विभाज्य है तो वो संख्या विभाज्य है। इन सभी का जो कितना आ जाएगा 8 7 15 15 और 9 24 24 और 5 29 29 और 3 32 32 और 1 33 33 और 2 35, यानी कि आ जाएगा 35 और प्लस का x। तो 9 से विभाज्यता का नियम कितना करना पड़ेगा, तो 9 चौक 36, यानी कि x, यानी कि x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 36, क्योंकि 36 जो है वह 9 से विभाज्य है। तो हमारे x का मान यहाँ से आ गया 1, x बराबर आ गया 1, और वहाँ से y बराबर में आ गया हमारा 2। तो आगे बोला है कि 5x माइनस 3y का मान क्या होगा, यानी कि 5x माइनस 3y। तो x का मान कितना है 1 है, क्योंकि 5 गुने 1 5 और माइनस का 3 गुने 2, यानी कि 6। तो दोस्तों यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा माइनस का 1, इसलिए ऑप्शन बी का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 21 22 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हैं, तो x + 1 और 7x + 8 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है 21 22 60 और 64, इन सभी में से अगर x घटाया जाता है, यानी कि 21 माइनस x, ये सभी संख्याएं जो है वो समान अनुपात में हो जाती हैं, यानी कि 22 माइनस x बराबर में हो जाता है 60 माइनस x और 64 माइनस x, ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 माइनस x इंटू का हो जाएगा 64 माइनस x और बराबर में हो जाएगा 22 माइनस x और इंटू का हो जाएगा 60 माइनस x। इसका अगर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू 64 और माइनस का 21x और माइनस का हो जाएगा 64x और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर, और बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 22 इंटू 60 और माइनस का 22x और ये हो जाएगा माइनस का 60x और प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 21 इंटू 64, यानी कि तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 21 इंटू 64, यानी कि 1344 और माइनस का हो जाएगा माइनस का 21x और माइनस का 64x, यानी कि माइनस का 85x और बराबर में हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 22 इंटू 60, यानी कि 1320 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 22x और माइनस का 60x, यानी कि माइनस का 82x। तो x को एक तरफ लेकर जाएंगे और अंक को एक तरफ लेकर आएंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 85x और प्लस का 82x और बराबर में हो जाएगा
1320 और माइनस का हो जाएगा 1344। यहाँ से हमारा आ जाएगा x इनके माइनस का 85 और प्लस का 82 इनके माइनस का 3x और बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 1320 में से 1344 जाएगा इनके माइनस का 24 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कि x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 8। यहाँ से बोल रहा है कि x + 1 और 7x + 8 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा कि x + 1 यानी कि 8 और प्लस 1 9 और 7x + 8 यानी कि 8 से तो 56 और 8 64 और इसका मध्य अनुपात पूछा है। इसका मध्य अनुपाती हो जाएगा यानी कि 9 और 64 का मध्य अनुपाती हो जाएगा अंडर रूट का 9 इंटू में 64। ये हो जाएगा मध्य अनुपात। यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 को 36 के 6 हासिल 3 और 9 को 54 54 और 3 57 यानी कि 576। तो दोस्तों 576 का वर्गमूल कितना होता है? ये होता है 24। इसलिए ऑप्शन ए का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 संख्या का औसत जो है वो 80 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या जो है वो 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या जो है वो 13वीं संख्या से 6 कम है। तो 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत क्या है? तो दोस्तों यहाँ से दिया है 13 संख्या का औसत यानी कि 13 संख्या का औसत दिया है 80। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 13 8 जलोत्रा से यानी कि 1040 इनका योग हो जाएगा, जिसमें कि बोल रहा है कि पहली 5 संख्या का औसत 74.5 है यानी कि 5 संख्याओं का औसत जो है 5 संख्याओं का औसत जो है वह है 74.5। इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 50 25 2 5 के 20 और 2 22 2 7 5 35 और 2 37 क्योंकि 372.5 हो जाएगा। और अगली 5 संख्या का औसत जो है वो 82.5 है क्योंकि अगली 5 संख्या का औसत जो है वह है 82.5। इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 50 25 हासिल 2 5 10 और 2 12 हासिल 1 8 5 40 और 1 41 इनकी 412.5 आ जाएगा। क्योंकि 10 संख्या का योग कितना आ जाएगा? हमारा 10 संख्या का योग आ जाएगा 372.5 और 412.5। इनका योग आ जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 और 2 4 और 1 5 7 और 1 8 और 4 और 3 7 कि 10 संख्या का योग आ जाएगा 785। और यहाँ से दिया है कि 11वीं संख्या जो है वो 12वीं संख्या 6 अधिक है और 12वीं संख्या जो है वो 13वीं संख्या से 6 कम है। यहाँ से मान लेते हैं कि 12वीं संख्या जो है वह x है। जब 12वीं संख्या x हो गया तो 11वीं संख्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 से 6 अधिक है यानी कि x + 6 हो जाएगा। और 13वीं संख्या कितना हो जाएगा? 13वीं संख्या हो जाएगा 12वीं संख्या जो है वो 13वीं संख्या से 6 कम है। ये 13वीं संख्या भी हो जाएगा ये x + 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 संख्याओं का जो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1x 2x और 3x यानी कि 3x और प्लस में 6 6 12। ये 3 संख्याओं का योग हो गया और यह है 10 संख्या का योग यानी कि टोटल अगर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 संख्याओं का योग यानी कि 785। और 13 संख्या का योग कितना निकाले हैं? 1040। 1040 यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा 1040 और माइनस को हो जाएगा ये 5 और 2 7 8 और 1 9 यानी कि 797। जैसे 3x बराबर कितना हो जाएगा? जैसे 3x बराबर में आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3 और ये 13 में से 9 जाएगा 4 और ये 9 में से 7 जाएगा 2 यानी कि x का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा और 3 के 24 और 3 एकम 3 यानी कि 81 आ गया। ठीक है, जिसमें बोल रहा है 11वीं और 13 संख्या का औसत क्या है? 11वीं संख्या कितना है? x + 6 है। यहाँ से 13वीं संख्या आ जाएगा x यानी कि 81 प्लस में 6 यानी कि 87 और 13वीं संख्या कितना आ जाएगा? यह भी आ जाएगा 87। 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 संख्याओं का योग हो जाएगा
174। जब इन संख्या का योग हो जाएगा 174, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा इन संख्या का योग बटा में इन संख्याओं की संख्या, क्योंकि 174 बटे में 2 यानी कि 87 इनका औसत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15,000 रुपये की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है? तो दोस्तों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाले हैं? जस्ट पीछे ये निकाले हैं, जितना मूलधन दिया रहेगा, क्योंकि मूलधन कितना है? 15,000 रुपया है। 16% इसका वार्षिक ब्याज की दर है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16%। और 2 वर्ष के लिए पूछा है कि दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा है। 15,000 का 16% निकाल लेंगे, क्योंकि 15,000 का 16% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 150 इंटू में 16, यानी कि ये गुना कर हो जाएगा 0, 16 5 80 के 0 हासिल 8, 16 8 24, यानी कि 24 हो गया। तो दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज हो जाएगा, वो 2400 हो जाएगा, और जो ब्याज पर लगने वाला ब्याज हो जाएगा वही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, क्योंकि 2400 का 16% निकाल लेंगे। ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2400 का 16%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 16 चौके 64 के 4 हासिल 6, 16 दिन 32 और 6 38, यानी कि 384। और दोस्तों 384 का दुगुना कर देंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, और यहाँ से फिर 384 का 16% निकाल लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 100.44, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 100.44। यहाँ से दूसरे वर्ष के ब्याज कितना आ जाएगा? यहाँ से दूसरे वर्ष के ब्याज आ जाएगा 384 रुपया, और यहीं तीसरे वर्ष के ब्याज आ जाएगा 768, और प्लस का 100.44, और इन दोनों का अंतर पूछा है कि दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 768 में से 384 जाएगा, यानी कि 384, और प्लस का हो जाएगा 100.44, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 445.44। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।